अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। आइए आज 8वीं क्लास स्कॉलरशिप का सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं। 8वीं क्लास स्कॉलरशिप में हम उर्दू से शुरू करेंगे और उर्दू में भी हम जो है अमली कवायद सबसे पहले पढ़ेंगे। ये सिलेबस को हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा, हर सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब पर हम जो है आपको अच्छा कंटेंट मुहैया करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के शुरू करते ही इस बात का ख्याल रखना है कि नोट्स भी बनाना है, और इसलिए बनाना है ताकि अच्छा रिवीजन किया जा सके उसके ऊपर। इसके लिए हमने पहले आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, उसमें नोट्स का तरीका भी हमने आपको बताया था। आइए हम इसको समझते हैं। अमली कवायद, उसमें पहला जो टॉपिक है अमली कवायद में हम उसको ले रहे हैं, हुरूफ ताजी और ईराब। ठीक है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि कवायद क्या होता है। और जाहिर सी बात है आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि कवायद क्या होता है। तो कवायद दरअसल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मैंने यहाँ उसको दर्ज भी किया हूँ। कवायद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कवायद जो लफ्ज़ है ये कायदे की जमा है। कायदे की जमा कवायद होता है। तो फिर कायदे का मतलब क्या है? तो कायदा जो लफ्ज़ है या कायदे जो लफ्ज़ है उसका मतलब दस्तूर होता है, उसका मानी दस्तूर होता है। इसके साथ कवायद में होता क्या है? तो कवायद जो है ज़बान के मुख्तलिफ़ हिस्सों का इल्म हमें देता है। जैसे ज़बान में हम कई सारी बातें पढ़ते हैं, लफ्ज़ पढ़ते हैं, हर्फ पढ़ते हैं, हर्फ की कई शक्लें पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ें पढ़ते हैं, इबारत पढ़ते हैं, लफ्ज़ों की किस्में पढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये हमें कवायद इस बात का हमें इल्म देता है। इसके साथ साथ कवायद में लफ्ज़ों के साथ जुमलों का भी इल्म हासिल होता है। जैसे जुमला अगर कोई है तो जुमले का जो है पहला हिस्सा क्या कहलाता है, दरमियानी हिस्सा क्या कहलाता है, पूरे जुमले का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी तरतीब क्या होगी, किस तरह से होगी, फिर लफ्ज़ों में भी किस तरह के लफ्ज़ है, लफ्ज़ की किस्में जो बयान की जाती हैं उनमें से कौन सी किस्म में ये आता है। तो लफ्ज़ों की किस्में और जुमलों का इल्म ये सब हमें जो है कवायद में हासिल होता है। और कवायद वैसे बहुत अहमियत का हामिल होता है। कवायद की अहमियत क्या है या कवायद की ज़रूरत क्या है, इसको मैं मुख्तसर में आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ ज़्यादा वो हो रहा है डिस्कशन इस पर, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो गई, इस बात को आपने समझ लिया कि कवायद क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, तो आप आगे का सफ़र बेहतर तरीके से तय कर पाएंगे। और एक तालिब इल्म को समझ कर ही आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बातें याद कर ली और एग्ज़ाम देने के लिए चले जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको दरअसल में हर बात की समझ होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं या आपके सिलेबस में दर्ज है, उसका बेहतर शऊर या बेहतर फ़हम, बेहतर समझ आपको होगी, तो आप सिर्फ एग्ज़ाम तक ही उस मालूमात को आपके पास नहीं रख पाएंगे, बल्कि एग्ज़ाम के बाद भी वो आपको कहीं ना कहीं काम में आएगी। चलिए समझते हैं कि कवायद की ज़रूरत क्या होती है। हुरूफ, अल्फाज और उनकी किस्मों से मुतालिक मैंने कहा कि कवायद में ये सब होता है। तो जब हम लफ्ज़ों के और हुरूफ के दरमियानी ताल्लुक़ को जानना चाहते हैं तो उस जानने के लिए कवायद की ज़रूरत हमें पड़ती है कि इनके दरमियान में जो हुरूफ दिए जा रहे हैं इनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। और इसके साथ साथ जब एक तालिब इल्म या एक इंसान जब सही ज़ुबान बोलना चाहता है, वो चाहता है कि सही ढंग से बोले, सही बात बोले, सही अंदाज में लिखे, सही अंदाज में तहरीर करे, तो उसको उस वक्त भी कवायद की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर वो सही चीज़ नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी जुमले निकलेंगे, कोई भी बात ज़ुबान से निकलेगी, उसमें कई तरह की खामियाँ होंगी, गलतियाँ होगी। वैसा हम आम बोलचाल में कई गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब हम कवायद के एतबार से सही बोलने की या सही लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर हमको उसका ख्याल रखना होता है कि क्या कायदे ज़बान पेश कर रही है। ठीक है, और हर ज़बान की अपनी बुनियाद होती है। कवायद क्या है? हर ज़बान की अपनी बुनियाद है। कोई भी ज़ुबान हो, चाहे उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, मराठी हो, अरबी हो, कोई भी ज़ुबान हो दुनिया की, कई सारी ज़ुबानें दुनिया में मौजूद है, तो हर ज़ुबान किसी न किसी तरह से कवायद पर उसकी बुनियाद है। उसके बगैर कोई ज़ुबान जो है तरक्की नहीं पाती है या कोई ज़ुबान का वजूद ही नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क आपको समझना है कि आपने सुना होगा कि फ़ला जगह ये बोली बोली जाती है
कई जगह कोई और बोली होती है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बोली और ज़ुबान के दरमियान में कई सारी तमीज़ होती है, जिसमें से एक तमीज़ ये होती है, एक फ़र्क ये होता है कि ज़ुबान रिटन फॉर्म में भी होती है लेकिन बोलियाँ रिटन फॉर्म में नहीं होती, लिखी नहीं होती है, ज़ुबान को लिखा हुआ भी होता है। ठीक है। इसके साथ साथ कवायद की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि जब इंसान जब अपना तबादला ख्याल करता है, अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाता है, जैसे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, तो मुझे ये सब बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जुमलों की ज़रूरत पड़ रही है, सही उनको तरतीब देने की ज़रूरत पड़ रही है, इस बात की ज़रूरत पड़ रही है कि वो आपकी समझ के मुताबिक मैं बयान करूँ। तो तबादले फ़िक्र के लिए या तबादले ख़याल के लिए भी ज़ुबान की या कवायद की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ कवायद की ज़रूरत एक दूसरे के एहतराम के लिए भी होती है। आप बोलेंगे ये तो थोड़ी सी नई बात लग रही है, अजीब भी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ईद का मौका आता है और ईद के मौके पर क्या कहते हैं सब लोग? क्या कहते हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, गले मिलते ईद मुबारक कहते हैं। सही बात है। लेकिन आपने सुना होगा कि जब बड़े किसी बच्चे से या अपने से कम उम्र वाले से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? आपको भी सलामत हो। तो ये ज़बान का एक कायदा है कि जब बड़ा जब किसी छोटे के मुबारकबाद देने पर उसको जवाब में कहेगा तो वो ये कहेगा कि आपको भी सलामत हो। आप उनको उल्टा के ये नहीं कह सकते कि आपको भी सलामत हो। किसी बुज़ुर्ग ने आपको ईद की मुबारकबाद दी और आप कह रहे कि आपको भी सलामत हो, तो ये एहतराम के ख़िलाफ़ है। ये सही कायदा नहीं होगा बात का कहने का। बड़े आपको कह सकते हैं जवाब में आपको भी सलामत हो। आपको अगर जवाब में कहना है बड़े को या बुज़ुर्ग को तो आप कहेंगे आपको भी मुबारक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी गुफ्तगू में ज़बान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो जाहिर सी बात है जब ज़बान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ज़बान के मुतालिक सवाल तो बनता ही है कि ज़बान किसे कहते हैं। और ये ख्याल जाहिर सी बात है आप में से कई लोगों के जहन में आया होगा कि ज़बान किसे कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। जब इंसान जो है अपने मुंह से जो आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ हर्फ की शक्ल लेती है और हर्फों से मिलकर जो है अल्फाज बनते हैं और जो लिखे जा सकते हैं, तो उन लिखे जाने वाले लफ्ज़ों के मजमूए को ज़बान कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उससे दिल की बात का इजहार भी होता हो। अगर आप कोई बात बोल रहे हैं और वो लिखी भी जा सकती हो और उससे आपके दिल की बात का इजहार भी होता हो, जाहिर भी होती हो आपके दिल की बात, और वो सामने वाला उसको समझ भी लेता हो, तो ये एक तरह की ज़ुबान है। ज़ुबान इंसानों के दरमियान में बातचीत करने का एक तरीका है। आप बोलेंगे कि हर इंसान का अपनी एक अलग लैंग्वेज है, तो जहाँ ज़बानें असल में जो है इलाक़ों में ही वजूद में आती है। अलग अलग इलाक़ों की अलग अलग ज़बानें वजूद में आती है। जब लोग एक दूसरे को इशारे में कुछ बात करते हैं तो वहाँ के इशारे धीरे धीरे हर्फ की शक्ल या अल्फाज की शक्ल ले लेते हैं और फिर वो इशारे या वो अल्फाज लिखने की तरफ आते हैं। तो इस तरह से ज़बानें वजूद में आती है। और ये ज़बानें कोई 2-4 साल या 50-60 साल के अरसे में नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का अरसा लगता है जब एक ज़बान वजूद में आती है। ये जो आवाज़ें होती है, जो अभी जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने कहा, तो इसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ है, मुख्तलिफ़ अल्फाज है। कुछ जब मैं लिखूँगा या मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है तो ये अलामतें हैं, ये निशान हैं। तो निशानियों अलामतों की मदद से जो हम उसको एक जगह करते हैं या अपनी बात को उस अलामतों और जो है निशानियों की मदद से जब ज़ाहिर करते हैं, तो ये इस तरह से हम अपने ख़यालात का तबादला कर सकते हैं और अपने माफ़ी ज़मीर को बयान कर सकते हैं। और जब उसको लिख भी लेते हैं तो ये ज़ुबान बन जाती है। ठीक है, ज़ुबान के समझने के लिए इतनी बातें समझना ज़रूरी है। अब आपके जहन में फिर एक हर्फ को लेकर सवाल आना चाहिए। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ जो है, जब मुंह और ज़बान के दरमियान में एक जुम्बिश होती है, जुम्बिश का लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखा हो, जुम्बिश जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ आपको शायद मतलब मालूम ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। जुम्बिश कहते हैं हरकत करने को।
तो जब ज़बान और मुंह के दरमियान में जुम्बिश होती है, उनकी जुम्बिश होती है, तो उससे जो आवाज़ निकलती है, मुंह की जो आवाज़ निकलेगी, तो वो आवाज़ को जो है हर्फ कहेंगे। और वो आवाज़ मुख्तलिफ़ तरह की होगी, तो इसलिए वो मुख्तलिफ़ हर्फ हो जाएंगे। तो उनके दरमियान में, आवाज़ों के दरमियान में जो फ़र्क होगा वो भी हर्फ कहलाएगा। अलग अलग जो है हर्फ हमारी ज़ुबान से या ज़बान और मुंह की जुम्बिश से निकलते हैं। अ, क, ब, स, इस तरह की जो ज़ुबान और मुंह की जुम्बिश से जो निकल रहे हैं, ये हर्फ है। ये जो हर्फ होते हैं, ये किसी दूसरे हर्फ से मिले बगैर अपना मानी पूरा नहीं करते। इनको अगर अपना मानी पूरा करना होता है तो इसके लिए उन्हें किसी दूसरे हर्फ की मदद लेनी होती है। इस तरह से कई हुरूफ मिलते हैं और उसके बाद जो है ज़ुबान बनती है। यहाँ जो लफ्ज़ है ये समझ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे तो ये लफ्ज़ को सही लिखना है, जिसके माने किसी दूसरे हर्फ के मिले बगैर समझ में नहीं आते, ठीक है। तो हर्फ जो है ज़बान और मुंह की जुम्बिश से निकले हुए अल्फाज हैं, निकलने वाली आवाज़ है। आगे बढ़ते हम। अब हम आते जो अमली कवायद का पहला हिस्सा है, पहला जुज़ है, वो क्या है? हुरूफ तहज्जी। कई लोग जो है इसको हरूफ पढ़ते हैं, लेकिन ये सही लफ्ज़ हुरूफ है, हुरूफ। तो हुरूफ तहज्जी। अब हुरूफ तहज्जी ये लफ्ज़ बोलते ही आपके जहन में फ़ौरन जो आपने बचपन में पढ़ा है, अलीफ, बे, पे, ते, इस तरह से ये सारी पिक्चर बन जाती है। आपको इससे मुतालिक ज़्यादा तफसील में बताने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको सरसरी आपको बता देता हूँ। ये जो हुरूफ तहज्जी है, तो हुरूफ तहज्जी क्या होती है? तो हुरूफ तहज्जी दरअसल में ज़बान की वो बुनियादी आवाज़ें हैं जो ज़बान की तहरीर में इस्तेमाल होती है। वो बुनियादी आवाज़ें, ज़बान की वो बुनियादी आवाज़ें, देखो यहाँ इसको समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए। हुरूफ तहज्जी क्या है? ज़बान की वो बुनियादी आवाज़ें जो ज़बान की तहरीर में इस्तेमाल होती है। जब कभी आपको कोई बात एक साथ पढ़ने पर ना समझ में आए, तो उसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको टुकड़ों में बांटो, उसको तकसीम करके देखो। तो देखिए, अब अगर इसको इस तरह से अगर आप करके समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में। ज़बान की वो बुनियादें जो ज़बान की तहरीर में इस्तेमाल होती है, वो क्या कहलाती है? हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं, उन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? यूँ तो उसकी तादाद 36 है, लेकिन जब उसमें हमज़ा को शामिल कर लिया जाता है तो उसकी तादाद 37 हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी हुरूफ दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं मुरक्कब हुरूफ तहज्जी। इसके लिए जो नाम दिया जाता है वो है मुरक्कब हुरूफ तहज्जी। तो वो उनकी तादाद जो है 14 है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने और एक बात लिखा हूँ, इल्म हिज्जा, जिसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। तो ये इल्म हिज्जा क्या होता है? तो ये जितने हुरूफ हैं, ठीक है, हुरूफ तहज्जी में, तो इनके दरमियान में एक चीज़ को अच्छे से याद रखना है आपको। वो क्या है कि इनके नाम अलग है और इनकी आवाज़ें अलग होती है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बास के नाम भी वही होंगे और आवाज़ भी वही होगी, ठीक है। जैसे अलीफ, इसका नाम अलीफ है, इसका नाम क्या है? अलीफ है, लेकिन इसकी आवाज़ अलीफ नहीं होगी। इसका हिज्जा जो होगा वो अलीफ नहीं होगा, वो अ होगा, ठीक है। बे, इसका नाम बे है, लेकिन इसकी आवाज़ ब निकलती है। इसका हिज्जा जो होता है ब होता है। ये जीम है, लेकिन जब आप इसकी आवाज़ देखिए, इसका नाम जीम होने के बाद बावजूद इसका जो हिज्जा होता है वो ज होता है। इसके जो तलफ़ुज़ होता है, जो इसकी आवाज़ होती है वो ज की होती है। तो इनके नाम अलग होते हैं और इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर जो बच्चों को पढ़ना में दिक्कत जाती है वो इसी वजह से जाती है कि वो इसके फ़र्क को नहीं समझते। अगर वो इन दोनों के फ़र्क को समझ ले कि ये नाम अलग है और इनकी आवाज़ें अलग है, तो फ़ौरन पढ़ने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो इसमें इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इस बात को भी याद रखना है कि इसको इल्म हिज्जा कहते हैं, जो इस तरह के। फिर हुरूफ के दरमियान में हुरूफ कौन कौन से किस्म के हुरूफ होते हैं, उनकी आवाज़ें क्या होती है, उनकी बारीकियाँ क्या है, उनकी तफसीलात क्या है, ये सब जब हम पढ़ते हैं
तो वो इल्म हिज्जा में शामिल होता है, ऑर्थोग्राफी उसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अब हुरूफ की जो बात हम कर रहे थे, अब हुरूफ की अक़साम पर आते हैं। हुरूफ की अक़साम पर जब हम आते हैं तो आवाज़ के एतबार से हुरूफ की दो अक़साम होती हैं। हुरूफ को वैसे तो हुरूफ की बहुत सी किस्में हैं, जब आप उसके अभी आपकी जो एज है या आपके जो लेवल है इस हिसाब से उसमें तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, उससे अगर आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो अभी आपको ये समझना है कि हुरूफ की जो अक़साम, दो अक़साम हैं, वो आवाज़ के एतबार से है। उनकी जो आवाज़ होती है, जो उनका साउंड निकलता है, उसके एतबार से। पहला क्या है? हुरूफ इल्लत, और दूसरा क्या है? हुरूफ सही। तो हम बोलेंगे क्या क्या लेकर आ गए इन्होंने, लेकिन ये ज़रूरी है हमारे समझने के लिए और बहुत मज़ेदार है। हुरूफ इल्लत के बारे में चलो अभी समझते हैं। बहुत मज़ा आता है जब हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए और हमारी अपनी ज़ुबान है, समझना भी ज़रूरी है। तो ये दो अक़साम कौन सी है? हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। ये दो अक़साम को अच्छी तरह से याद रखिए। आगे देखिए, हुरूफ इल्लत किसे कहते हैं। अब ये हुरूफ इल्लत बहुत मरतबा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं सिलेबस में, अपने 6ठी 7वीं में भी इसको पढ़ा होगा। हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत क्या है कि हुरूफ इल्लत जो है अलीफ, वा और या, ये तीनों को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। ओके, क्लियर? खत्म? नहीं बाबा, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ, अभी तो आगे करना है, कंटिन्यू। अलीफ, वा और या जो है ये हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। लेकिन ये कब हुरूफ इल्लत कहलाते हैं इसको समझिए। ये जब अलीफ, वाव या किसी, ये छोटी ये भी उसे कहते हैं, किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस तरह आए कि वो ज़ेर ज़बर पेश की आवाज़ पैदा करे और वो साकिन हो, हुरूफ इल्लत कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं हम कर सकते, बल्कि उसको हमको तफसील में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जुमले को समझिए। कहाँ पर आना है ये अलीफ वाव या? दरमियान या आखिर में। ठीक है, फिर किस तरह आना है कि उनकी आवाज़ कैसी आनी चाहिए? या तो ज़बर या ज़ेर या पेश। उनकी आवाज़ क्या आनी चाहिए? ज़बर, ज़ेर, पेश की आवाज़, उनकी इनमें से कोई आवाज़ निकलनी चाहिए। और इसके साथ उन्होंने साकिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो साकिन रहना चाहिए। तो तब जाकर अलीफ, वाव या हुरूफ इल्लत कहलाएंगे, वरना तब वो भी हुरूफ इल्लत नहीं कहलाएंगे। वरना आप सोचेंगे कि चलो अलीफ, वाव या दिख गया क्या, ये हुरूफ इल्लत है, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे से समझना है। ठीक है, तो 3 बातें लेकिन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए हुरूफ इल्लत से मुतालिक, कि जब वो किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आए और वो ज़ेर या ज़बर या पेश इनमें से किसी की आवाज़ पैदा करे। अलिफ रहेगा तो ज़ेर ज़बर की आवाज़ में आएगा। ठीक है, अलिफ रहेगा तो ज़बर की आवाज़ में आएगा, वाव रहेगा तो पेश की इसमें आएगा, और या रहेगा तो ज़ेर की आवाज़ पैदा करेगा। ठीक है, और वो साकिन होना चाहिए, है ना। अब कैसे होगा मैं उसकी एग्जांपल्स भी आपको बताता हूँ। हुरूफ इल्लत कभी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आते। अगर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने नाम लिखा अकरम। ठीक है, अकरम में तो अलीफ है, तो आप कहेंगे ये तो हुरूफ इल्लत है, लेकिन कंडीशन में नहीं बैठता है ये जब हम कह रहे कि यहाँ पर अकरम में अलीफ आ गया है, तो जब भी, क्योंकि वो दरमियान और आखिर में नहीं आया है, तो यहाँ पर अलीफ का आना गर्चे कि वो हुरूफ इल्लत में शामिल है, यहाँ वो हुरूफ सही में शामिल हो जाएगा। क्या होगा? हुरूफ सही में शामिल हो जाएगा, वो हुरूफ सही कहलाएगा। यह अगर शुरू में आता है तो इस तरह से, और उसकी आवाज़ जो है साकिन नहीं है, तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो है आखिर में आएगा तो ये सॉरी पहले आएगा तो, बल्कि अगर वो दरमियान में आता है लेकिन वो साकिन नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पर भी मिसालें दिया और इसी को समझ लेते हैं। मसलन दर्जी, दवात, खौफ। इसमें देखो कि इसमें क्या है, या दर्जी। ठीक है, ये या यहाँ पर हुरूफ इल्लत है, दवात, खौफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
यहाँ अलिफ जो है हुरूफ इल्लत है और यहाँ पर वाव हुरूफ इल्लत है। साकिन है ना ये खौफ, उस पर कोई हरकत नहीं आ रही है वाव पे। यहाँ अलिफ पर कोई हरकत नहीं आ रही, दवात या दर्जी या पे कोई हरकत नहीं आ रही है। इसमें या अलिफ और वाव हुरूफ इल्लत है, लेकिन इन अल्फाज में जो दवात है तो यहाँ पर जो वाव दिया हुआ है, दवात का वाव, उसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बाद में मुश्किल जाएगी वरना आपको। तो जो दवात का वाव है ये जो है हुरूफ इल्लत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हरकत आ गई है। जब हम दवात लिख रहे हैं तो ये दवात वाव जो है ज़बर के साथ आ रहा है और वो हरकत वाला है, साकिन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर वाव हुरूफ इल्लत में शामिल नहीं रहेगा, उसको वहाँ हुरूफ सही में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हुरूफ इल्लत से मुतालिक आपको ये बातें याद रखनी है कि वो दरमियान या आखिर में ही आने चाहिए और ज़ेर ज़बर या पेश की आवाज़ उनसे पैदा होनी चाहिए और वो साकिन होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुरूफ सही, हुरूफ इल्लत के साथ और क्या होता है, दूसरी किस्म क्या है हुरूफ की, हुरूफ सही। हुरूफ सही समझना बहुत आसान है। अलिफ वाव या को छोड़कर जितने बकिया हुरूफ बचते हैं हुरूफ ताजी में, वो तमाम तर हुरूफ सही हैं। बात आसान सी है, लेकिन ये भी कभी कभी हुरूफ सही में शामिल होते हैं। ठीक है, ब से लेकर दो चश्म है तक, ब से लेकर दो चश्म है, अलिफ तो छूट जाएगा और आखिर में या भी छूट जाएगा चूँकि वो हुरूफ इल्लत में है। तो ब से लेकर दो चश्म है तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हुरूफ सही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि हुरूफ इल्लत में और भी एक चीज़ क्या है कि वो फ्रीली ज़बान से निकलते हैं, कहीं मुंह में उनको टकराव नहीं होता है कहीं पर, और हुरूफ सही जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप इंग्लिश में इसको वो करेंगे तो हुरूफ इल्लत बोले तो वावेल और हुरूफ सही बोले तो कंसोनेंट। एक और चीज़ हमको इसमें समझना है, वो है हुरूफ अत्फ। इसको बाज़ लोग हुरूफ अतफ भी बोलते हैं, लेकिन ये हुरूफ अत्फ है। ठीक है, अब हुरूफ अत्फ क्या है, मैंने यहाँ उसको लिखा हो, देखिए उसको पढ़ने की कोशिश करें आप। वो हर्फ जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को जोड़ता है, हर्फ अत्फ कहलाता है। वो हर्फ जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों, देखो इसको समझो, या दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को उसने जोड़ना चाहिए या जुमलों को जोड़ना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हुर्फ अत्फ कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ मिसालें लिखा हूँ, अगर हम जाते तो वो ना जाता, अगर हम जाते तो वो ना जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इस मिसाल में, तो से इस जुमले को जोड़ा गया है ना। अगर हम जाते तो वो ना जाता। ठीक है, तो यहाँ तो से जो जुमले को जोड़ा गया है, तो ये तो जो है ये हुरूफ अत्फ है। चाय या काफ़ी, एक जुमला है ये भी, चाय या काफ़ी, हम पूछते हैं ना किसी से, तो ये चाय काफ़ी, ये इस बात को जो जोड़ा गया है वो या से जोड़ा गया है। तो ये जो या है जिससे जोड़ा गया है, ये या हर्फ अत्फ कहलाएगा, हर्फ अत्फ कहलाएगा। आफिया वीडियो देख रही थी और हल्की आवाज़ में बड़बड़ाने भी लगी थी। तो यहाँ जुमले को किससे जोड़ा गया है, दो फिक्रों को किस बात से जोड़ा गया है, तो वो और से जोड़ा गया है। अगर इसी तरह से और, अगर, मगर, ठीक है, लेकिन, इस तरह के अगर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। बात समझ में आ रही, जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। एक वाव को भी हर्फ अत्फ कहलाता है, वाव भी जो है हर्फ अत्फ कहलाता है। जैसे बालों पर, हम बोलते हैं ना बालों पर, एक लफ्ज़ बोलते हैं बालों पर, तो यहाँ जो दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम किया है वो ने किया है। अमन व आमान, अमन व आमान। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गए वो क्या कहलाएंगे, ये इसको वाव को भी वाव अतफ भी कहते हैं, इसको अतफ भी कहते हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट चीज़ है इस टॉपिक की, वो क्या है? अलामत इल्लत या हरकत। अभी हम हुरूफ इल्लत के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन बाज़ चीज़ें वो होती है कि जहाँ पर वो हुरूफ नहीं आएगी लेकिन वो हुरूफ इल्लत का काम अंजाम देंगे। जैसे बहुत सारे अल्फाज में हुरूफ इल्लत की बजाय उनकी अलामा ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई। तो जो ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल होगी वो क्या कहलाएगी? हुरूफ इल्लत कहलाएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मिसाल दी गई है कुदरत, ठीक है, कुदरत, मुश्किल, दिन, समझ, ठीक। अब यहाँ पर जो ये इस्तेमाल हुए हैं, या ये जो पेश इस्तेमाल हुआ जो वाव की आवाज़ पैदा कर रहा है, ये जो ज़ेर इस्तेमाल हुआ जो याई की आवाज़ पैदा कर रहा है, यहाँ जो ज़ेर इस्तेमाल हुआ जो याई की आवाज़ पैदा कर रहा है, यहाँ जो ज़बर इस्तेमाल हुआ वो अलिफ की आवाज़ पैदा कर रहा है। ये भी याई की इस्तेमाल कर रहा है, ये पेश के लिए वाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये यहाँ पर वाव या अलिफ इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन उनकी आवाज़ आई है। तो ये इस वजह से ये जो पेश है, ज़ेर है, ज़बर है, ये अलामात इल्लत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलामात इल्लत, या फिर इनको हरकत भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? या तो ये हरकत कहलाएगी या फिर अलामात इल्लत कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। आखिरी टॉपिक है इसका हरफ जार, हुरूफ जार। अब हुरूफ जार किसको कहते हैं? हुरूफ अत्फ और हुरूफ जार के दरमियान के फ़र्क को भी आपको याद रखना है, वरना दोनों में कंफ्यूज हो गया आप। हुरूफ जार किसको कहते हैं? वो हुरूफ जो जुमले के फ़ेल के साथ इस्म का ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, या फिर दो इस्मों के दरमियान में जो फ़र्क या उनके दरमियान के ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो भी हुरूफ जार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आकिब कुर्सी पर बैठा, क्या लिखा है? आकिब कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पर। तो यहाँ जो पर है वो इससे जुड़ा है ना? या फिर इसको अगर इससे जोड़कर देखेंगे, फेल से, बैठने का जो फेल हुआ है उससे जोड़कर देखेंगे, तो ये पर जो है, ये पर क्या कहलाएगा? हुरूफ जार कहलाएगा। हुरूफ जार कहलाएगा ये पर। क्या कहलाएगा? पर। ठीक है, क्योंकि उसने वो ऐसा लफ्ज़ है वहाँ पर जिसने फेल के साथ इस्म के ताल्लुक़ को, कुर्सी और फेल, ये बैठा, ये क्या है? कुर्सी जो है इस्म है और बैठा जो है एक फेल है, बैठने का काम हुआ है। तो उसके ताल्लुक़ को जो उसने ज़ाहिर किया पर, ऊपर। ठीक है, तो इस बिना पर ये क्या कहलाता है? हुरूफ जार कहलाता है। अब इसको देखिए, किताब मेज़ पर रख दो, या मेज़ और पर के रख के दरमियान में जो पर आया है, ये भी वही है कि उसने उनके दरमियान के ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया। सामने वाला खुद समझ में आ जाएगा कि मेज़ के नीचे रखने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ऊपर रखने की बात की जा रही है, उसके ताल्लुक़ को बता रहा है। पानी गिलास में है, में, जो में आया है यहाँ पर, ये उसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है। पानी और गिलास के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, तो इस तरह से जो अल्फाज हुरूफ जार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, जुमले के दरमियान में फ़ेल और इस्म के ताल्लुक़ को, या इस्म और इस्म के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ जार कहते हैं। यहाँ पर जो हुरूफ जार के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मैंने उसको यहाँ लिख दिया हूँ। कौन कौन से अल्फाज इसमें आते हैं? पर, मैं, से, पर, में, से, तक, आगे, पीछे। या आगे ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये गलती से मिस्टेक हो गई है ना, गलती से मिस्टेक भी होती है कभी कभी। ठीक है, आगे, पीछे, नीचे, साथ, दरमियान, सामने, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल हो गए, ये क्या कहलाएंगे? हुरूफ जार हो गए। ये हुरूफ जार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे पीछे के ये खुद जो है किसी चीज़ के दरमियान में रब्त को ज़ाहिर करते हैं, उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। तो आज हमने कई सारी बातें इसमें समझने की कोशिश की। जो अमली कवायद का जो हमारा पहला सबक है, उसमें हमने सबसे पहले क्या समझा कि कवायद किसे कहते हैं, कवायद क्या होता है, कवायद की ज़रूरत क्या होती है,
फिर ज़बान किसे कहते हैं, ज़बान के साथ साथ हुरूफ किसे कहते हैं, फिर हुरूफ की जो अक़साम हमने पढ़े, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही, फिर हुरूफ इल्लत क्या होता है, हुरूफ इल्लत में क्या किन बातों का ख्याल रखना होता है, कौन से हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। फिर हुरूफ सही हमने पढ़ा, हुरूफ इल्लत में अलिफ वाव या के बारे में पढ़ा कि जब वो साकिन हो और दरमियान और आखिर में आए तो हुरूफ इल्लत हो गए। फिर हुरूफ सही के बाद अलामातें हमने हुरूफ अतफ़ पढ़ा, अत्फ़ पढ़ा, और हुरूफ अत्फ़ के बाद में हमने अलामात इल्लत या हरकत पढ़ा, और आखिर में हमने हुरूफ जार को पढ़ा है। तो आप क्या करें, ये जब पूरा आपके तरीके में इसको शामिल कीजिए कि जब एक चैप्टर पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, ये तो एक चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ, नहीं तो आप खुश हो जाएंगे कि एक चैप्टर मुकम्मल हो गया। ये एक चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन ये हम घबराने के लिए नहीं मैं बोल रहा आपको, इतना इंटरेस्टिंग है ये चीज़। आप अगले वीडियो में हम जो है हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी समझेंगे। फिर उसके बाद में ईराब बताऊंगा, जो हेडिंग आपने देखे थे ना, आप बोलेंगे तो इन्होंने तो ईराब लाई नहीं, मैं मेरे साथ नहीं ले जाऊँगा ईराब को आपके साथ मिलाऊंगा, जुड़े रहना है, ठीक है। तो ये सब बातों को आगे मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जैसे ही वीडियो ख़त्म हो रहा है, आपने 2 मिनट रिकॉल करना है, जहन में दोहराना है, या फिर जो नोट्स आपने बनाई है उसको एक बार पढ़ लेना है, तो आप इसमें पुख्ता हो जाएंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात नहीं समझती है, हम फ्रेंड बन गए अभी, है ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह वो आपको समझाऊंगा वो क्या बात है, ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो इस और साथ में क्या काम करना बाकी रह जा रहा है, अगर अभी तक आपने फिर सब्सक्राइब नहीं है तो क्या करना है, नहीं करना है, अरे बाबा करना है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। थैंक यू, किए ना, थैंक यू। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते, आगे मिलेंगे जिसमें हम हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।